ईरान का रेगिस्तान, चारों तरफ आग की लपटें, रेत के गुबार के बीच एक धधकता हुआ C-130 विमान खड़ा था। मलबे के पास 8 अमेरिकी जवानों के शव पड़े थे। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और उसकी शर्मनाक हार का सीन था। पेंटागन के गलियारों में उस रात सन्नाटा पसर गया था। व्हाइट हाउस सख्ते में था। अमेरिका ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए अपनी सबसे गुप्त टीम को भेजा था, लेकिन वो टीम बिना किसी दुश्मन का चेहरा देखे अपनों की लाशें लेकर लौट रही थी। ये कहानी उस रात की है जिसने अमेरिका के अहंकार को तोड़ दिया था, और इसी मलबे और राख से पैदा हुई वो यूनिट जिसे आज दुनिया डेल्टा फोर्स के नाम से जानती है। अमेरिका की सबसे घातक और सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट। यही वो फोर्स है जो वेनेजुएला में रातों रात ऑपरेशन करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लाई है। डेल्टा फोर्स काम कैसे करती है, इसका गठन कैसे हुआ, इसके तौर तरीके क्या है, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर का। 60 और 70 का दशक था, वो दौर जब दुनिया बदल रही थी और सरहदें छोटी हो रही थी, लेकिन एक नया खतरा भी पैदा हो रहा था, इंटरनेशनल टेररिज्म का। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। तभी कुछ हथियारबंद लोग ओलंपिक विलेज में घुस आए। 11 इजरायली एथलीटों को बंधक बना लिया गया। जर्मनी की पुलिस इस तरह के संकट के लिए तैयार नहीं थी। पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर मौत का ये तांडव देखा था। वाशिंगटन में बैठे पेंटागन के जनरल ये सब कुछ देख रहे थे। उनके माथे पर पसीना था। उन्हें डर सता रहा था कि अगर ऐसा कुछ अमेरिका में हुआ तो क्या होगा। उस वक्त अमेरिका के पास ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कोई एक्सपर्ट यूनिट नहीं थी। अमेरिकी सेना के पास ग्रीन बैरेट थे, नेवी के पास सील्स थे जो जंगल की लड़ाइयों के उस्ताद थे। ये बड़े बड़े युद्धों के लिए बनाए गए थे, मगर एक इमारत के अंदर घुसकर बंधकों को बचाना बिल्कुल अलग बात थी। इसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक वाली रफ्तार चाहिए थी, एक ऐसी यूनिट जो साए की तरह काम करे, जिसका वजूद किसी को पता ना हो। मगर अमेरिकी आर्मी की ब्यूरोक्रेसी पुरानी सोच में फंसी हुई थी। बड़े अफसरों को लगता था कि रेगुलर इन्फेंट्री ही काफी है, पर इस जिद्दी सिस्टम के बीच में एक कर्नल थे जिनका नाम था चार्ली बैकविथ। बैकविथ को एक बार इंग्लैंड भेजा गया था। वहां उन्होंने जो देखा उसने उनकी सोच को बदल दिया था। हुआ यूं कि साल 1962 में कर्नल चार्ली बैकविथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में पहुंचे थे। उन्हें ब्रिटेन स्पेशल एयर सर्विसेज यानी कि SAS के साथ 1 साल बिताने के लिए भेजा गया था। बैकविथ वहां अपनी अमेरिकी ट्रेनिंग का रुआब झाड़ने गए थे, मगर वहां जो उन्होंने देखा उसने उनकी सोच को बदल दिया। SAS का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वहां फौजी ड्रिल और साफ सुथरी वर्दी से ज्यादा अहमियत काबिलियत को दी जाती थी। सिपाही फटे पुराने कपड़ों में ही थे, लेकिन उनका निशाना बेहद अचूक था। बैकविथ ने देखा कि SAS अपने लड़ाकों को कैसे चुनती है। ये दुनिया का सबसे क्रूर सिलेक्शन था और इसे द लॉन्ग वॉक कहा जाता था। पहाड़ियों के बीच करीब 64 किलोमीटर के सफर को पीठ पर 25 किलोग्राम के बोझ और हाथ में बंदूक उठाकर तय करना होता था। ये सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का भी इम्तिहान हुआ करता था। बैकविथ समझ गए थे कि असली स्पेशल फोर्स हथियारों से नहीं बल्कि ऐसे ही लोहे जैसे इंसानों से बनती है। बैकविथ जब अमेरिका लौटे तो उनके पास एक सपना था, एक ऐसी यूनिट को बनाने का जो SAS की तरह हो, जिसका नारा हो Who dares win। लेकिन पेंटागन की दुनिया अलग थी। वहां फाइलों का अंबार था। जनरल्स को लगता था कि ऐसे किसी सीक्रेट यूनिट की जरूरत ही नहीं है। सो जिस बात का डर था हुआ वही। बैकविथ के प्रस्ताव को टू हार्ड बॉक्स में डाल दिया गया, यानी वो काम जिसे कोई करना नहीं चाहता। सालों तक बैकविथ अकेले चिल्लाते रहे, कहते रहे कि अमेरिका आतंकवाद के नए खतरे के लिए तैयार नहीं है। उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया, मगर 70 के दशक की आतंकी घटनाओं ने सेना की नींद उड़ा दी थी। अब कर्नल चार्ली बैकविथ की जरूरत सबको महसूस होने लगी थी। तभी एक नया पेच फंस गया। अमेरिकी सेना के भीतर ही एक और यूनिट तैयार हो रही थी। इसे नाम दिया गया ब्लू लाइट। सेना के बड़े अफसरों को ब्लू लाइट ज्यादा पसंद थी क्योंकि वो पुराने सिस्टम का हिस्सा थी। डेल्टा और ब्लू लाइट के बीच एक अघोषित जंग शुरू हो गई थी। फंड्स और हथियारों के लिए खींचतान होने लगी थी। बैकविथ जानते थे कि कंपटीशन काफी कड़ा है। उन्होंने अपने यूनिट के लिए ऊंचे स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि डेल्टा कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं होगा, ये फुल टाइम प्रोफेशनल हथियारों की एक टोली होगी।
फिर आई तारीख 19 नवंबर 1977। आखिरकार डेल्टा को हरी झंडी मिल गई। पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट यानी डेल्टा के गठन का आदेश दिया। बैकविथ को अपनी टीम बनाने के लिए फोर्ट ब्रैग में एक पुरानी और टूटी हुई बिल्डिंग दी गई। ये एक पुरानी जेल थी। मलबे के बीच से डेल्टा फोर्स का जन्म हुआ। बैकविथ ने सेना के रिकॉर्ड्स खंगाले। कर्नल बैकविथ जानते थे कि उन्हें सिपाही नहीं चाहिए बल्कि उन्हें शिकारी चाहिए, ऐसे शिकारी जो अकेले रहकर भी दुश्मन का खात्मा कर सके। इसलिए उन्होंने अमेरिका के बेहतरीन सैनिकों को न्योता भेजा। रेंजर्स, ग्रीन बैरेट और एयरबॉर्न डिवीजन के जवान फोर्ट ब्रैग में इकट्ठा हुए, मगर डेल्टा का दरवाजा सबके लिए नहीं खुलता था। पहले ही सुबह में एक कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया था। सबसे पहले बारी आई फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। इसकी उम्र में कोई छूट नहीं थी। हर जवान को 17 साल के लड़के के बराबर स्कोर करना था। पुशअप्स थे, सिटअप्स थे और 2 मील यानी कि करीब 3.2 किलोमीटर की दौड़ लगानी थी। और इसके बाद आता था इन्वर्टेड क्रॉल। इसे सैनिक मजाक में परवर्टेड क्रॉल कहा करते थे और इसमें जमीन पर पीठ के बल लेटकर हाथों और पैरों के सहारे रेंगना होता था। आपको ये सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन ये क्रॉल शरीर की सारी ताकत को निचोड़ लेता था। फिजिकल टेस्ट के तुरंत बाद जवानों को झील में ले जाया जाता था। नियम बहुत सिंपल था, सिर्फ 100 मीटर की दूरी तैर कर पार करनी थी। मगर एक शर्त थी, सिपाही के बदन पर पूरी वर्दी होनी चाहिए और भारी जूते भी होने चाहिए। जैसे ही सिपाही पानी में जाता, पानी में डूबी वर्दी का वजन कई गुना बढ़ जाता। कई मंझे हुए जवान भी बीच रास्ते में ही डूबने लगे और उन्हें बचाने के लिए लाइफ गार्ड्स को जाना पड़ता था। तो यानी कि जो इस परीक्षा में फेल हुआ उसे उसी वक्त घर भेज दिया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी ना, असली नरक अभी बाकी था। सिलेक्शन का अगला हिस्सा था पहाड़ों में जाने का। इसे सिलेक्शन एंड स्ट्रेस फेज कहा गया। सिपाही को अपनी पीठ पर करीब 32 किलोग्राम का रैकसैक उठाना था। उसे एक नक्शा और एक कंपास दिया गया। पहाड़ों के बीच उन्हें कई चेक पॉइंट्स को ढूंढना होता था और इस पूरी परीक्षा का शिखर था द लॉन्ग वॉक। ये करीब 64 किलोमीटर लंबी एक अकेली यात्रा थी। जवानों को नहीं बताया गया था कि उन्हें ये दूरी कितने समय में पूरी करनी है। वो बस चलते रहते थे। शरीर जवाब देने लगता, पैरों में छाले आने लगते, मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता कि कई जवान हेलुसिनेशन का शिकार होने लगते। लेकिन कर्नल बैकविथ ये देखना चाहते थे कि जब शरीर पूरी तरह से थक जाता है तब जवान का दिमाग कैसे काम करता है। ये इम्तिहान सिर्फ यही नहीं रुका था। जो जवान इस शारीरिक यातना से बच जाते थे उन्हें कमांडर्स बोर्ड के सामने बैठना पड़ता था, जहां मनोवैज्ञानिक जवानों के दिमाग की परतों को कुरेदने लगते थे। उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते जिनका कोई सही जवाब नहीं होता था। जैसे अगर किसी मिशन के दौरान आपका सबसे अच्छा दोस्त घायल हो जाए तो आप क्या इस मिशन को पूरा करेंगे या बचाएंगे? देखिए, मामला बहुत सिंपल था। वो ये कि डेल्टा को भावुक लोग नहीं चाहिए थे। उन्हें ठंडे दिमाग वाले पेशेवर हत्यारे चाहिए थे। पहली बार जब 163 जवानों ने इस सिलेक्शन में हिस्सा लिया तो सिर्फ 12 लोग ही आखिरी पड़ाव तक पहुंच पाए थे। सिलेक्शन रेट 7% से भी कम का था। इन चुने हुए लोगों को ही ऑपरेटर्स कहा गया। अब उन्हें ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स यानी कि OTC से गुजरना था, जहां उन्हें ताले तोड़ने, बम बनाना और भीड़ भाड़ वाली जगह पर आतंकियों पर सटीक निशाना लगाना सिखाया गया। 1979 के अंत तक डेल्टा फोर्स की पहली टीम तैयार हो चुकी थी। ये 12 लोग और उनके बाद आए कुछ और ऑपरेटर्स अब दुनिया के सबसे खतरनाक पेशेवर थे। उन्हें लग रहा था कि वे अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी पहली ही जंग किसी दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि धूल की गुबार और खराब तालमेल से होने वाली है। तारीख 4 नवंबर 1989। ईरान की राजधानी तेहरान में हजारों की भीड़ ने अमेरिकी एम्बेसी को घेर लिया था। 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया था। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक कूटनीतिक संकट नहीं था, बल्कि ये उसकी साख का भी सवाल था। राष्ट्रपति जिम कार्टर दबाव में थे। उन्हें एक ठोस समाधान चाहिए था। पेंटागन ने डेल्टा फोर्स को याद किया। ये डेल्टा का पहला इम्तिहान होने वाला था। मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ईगल क्लो। प्लान बहुत जटिल था। डेल्टा के ऑपरेटर्स को रात के अंधेरे में ईरान के रेगिस्तान में उतरना था। वहां से उन्हें ट्रकों के जरिए तेहरान पहुंचना था, फिर एम्बेसी पर हमला कर बंधकों को छुड़ाना था। मगर इस मिशन की सबसे बड़ी कमजोरी थी तालमेल। डेल्टा आर्मी की थी, हेलीकॉप्टर नेवी के थे और विमान एयरफोर्स के थे। इन तीनों के बीच संवाद की भारी कमी थी। 24 अप्रैल 1980 की रात
ओमान से विमान को उड़ाया गया। मंजिल थी ईरान के रेगिस्तान में एक सुनसान जगह, जिसे कोड नेम दिया गया डेजर्ट 1। जैसे ही विमान वहां पे पहुंचा, कुदरत ने अपना खेल शुरू कर दिया। एक भीषण रेतीला तूफान यानी कि हबूब आ गया। विजिबिलिटी 0 हो गई थी। नेवी के हेलीकॉप्टर्स में तकनीकी खराबियां आने लगी थी। 8 में से सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर्स ही सही सलामत पहुंच पाए थे। मिशन को पूरा करने के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टर्स तो चाहिए थे। कर्नल चार्ली बेकविथ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने भारी मन से मिशन को रद्द करने का फैसला लिया, मगर तबाही तो अभी बाकी थी ना। अंधेरे और धूल के गुबार के बीच एक RH-53 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते समय एक C-130 विमान से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों ने आसमान को लाल कर दिया था। इस हादसे में 8 अमेरिकी जवान जिंदा जल गए थे। बाकी टीम को अपनी साख और अपने साथियों की लाशें वहीं छोड़कर भागना पड़ा। अगली सुबह पूरी दुनिया ने ईरान के रेगिस्तान में जलते हुए अमेरिकी विमानों की तस्वीरें देखी। यह अमेरिका की सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। कर्नल बेकविथ जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हार की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। इस नाकामी की जांच के लिए होलोवे कमीशन बनाया गया। जांच में साफ हुआ कि तकनीक नहीं बल्कि तालमेल की कमी ने इस पूरे मिशन को डुबो दिया था। इसी हार की राख से एक नया ढांचा खड़ा हुआ। पेंटागन को समझ में आया कि अलग अलग यूनिट्स को एक साथ काम करने के लिए एक हेडक्वार्टर चाहिए, और इस तरह जन्म हुआ JSOC यानी कि जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड्स। अब डेल्टा फोर्स अकेली नहीं थी, उसे नेवी सील्स और स्पेशल एविएशन यूनिट्स के साथ मिला दिया गया था। डेजर्ट 1 की हार ने डेल्टा को और भी ज्यादा धारदार बना दिया था, और उन्होंने ठान लिया था कि अगली बार वो दुश्मन को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। डेजर्ट 1 के जख्मों ने डेल्टा फोर्स के काम के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो सिर्फ बंधक बचाने वाली टीम नहीं थी, बल्कि वो एक प्रीशियस मशीन बन चुकी थी। 1980 के दशक में डेल्टा ने मध्य अमेरिका और मध्य पूर्व में कई गुप्त ऑपरेशंस किए। 1989 में पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को पकड़ने के लिए भी ऑपरेशन एसिड गैम्बिट चलाया गया। डेल्टा के ऑपरेटर्स ने एक जेल की छत पर उतरकर अपने जासूस को सही सलामत बाहर निकाला था। ये डेल्टा की पहली बड़ी और सफल सार्वजनिक जीत थी। इसके बाद डेल्टा फोर्स की असली अग्नि परीक्षा हुई साल 1993 में। जगह थी सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। डेल्टा फोर्स को एक सीधा सा मिशन मिला था। शहर के सबसे ताकतवर कबीले के सरगना मोहम्मद फराह एदीद के 2 करीबियों को पकड़ना। डेल्टा के ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरे। उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपने टारगेट को दबोच लिया। मैदान की लड़ाई में इस तरह से डेल्टा जीत रही थी, लेकिन तभी एक धमाका हुआ। एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को दुश्मन ने मार गिराया था। नियम काफी सख्त था कि किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ना है। डेल्टा के ऑपरेटर बचाव के लिए दुर्घटना वाली जगह की ओर बढ़े। यही डेल्टा ने युद्ध और राजनीति के बीच का कड़वा फर्क महसूस किया। अपने साथियों को बचाने के लिए डेल्टा ने पूरी रात मोगादिशु की गलियों में खूनी जंग लड़ी थी, और इसी जंग के बीच 2 स्नाइपर्स जिनका नाम था गैरी गॉर्डन और रैंडी शुगार्ट, उन्होंने वो कर दिखाया जो इतिहास बन गया था। उन्होंने जानते हुए भी कि वो वापस नहीं आएंगे, गिरे हुए हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए अकेले छलांग लगा दी थी। वो अंत तक लड़े लेकिन मारे गए। टेक्निकल तौर पर डेल्टा ने अपना मिशन पूरा कर लिया था, लेकिन जब टीवी पर अमेरिकी जवानों की लाशों को सड़कों पर घसीटे जाते हुए दिखाया गया तो अमेरिका हार गया था। 18 अमेरिकी जवान मारे गए थे और सरकार को सेना वापस बुलानी पड़ी थी। 20वीं सदी के आखिरी दशक में डेल्टा फोर्स ने बाल्कन देशों में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म के तमाम ऑपरेशंस भी डेल्टा के जिम्मे आ गए थे। अब वो समय था जब दुनिया 21वीं सदी में एंटर कर रही थी, और ये डेल्टा के सामने नई चुनौतियां भी लेकर आ रहा था। 9/11 के बाद डेल्टा फोर्स का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अब जंग इमारतों तक सीमित नहीं थी, अब जंग पूरे के पूरे नेटवर्क के खिलाफ थी। अफगानिस्तान और इराक में डेल्टा ने हाई वैल्यू टारगेट का शिकार शुरू किया। उन्होंने तकनीकों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब ऑपरेटर्स के पास सिर्फ बंदूकें नहीं थी, बल्कि उनके पास ड्रोन फुटेज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सिग्नल इंटेलिजेंस की ताकत थी। इराक में डेल्टा फोर्स ने जनरल स्टैनली मैक्रिस्ट के नेतृत्व में एक नया मंत्र अपनाया, इट टेक्स अ नेटवर्क टू डिफीट अ नेटवर्क।
उन्होंने अपनी रफ्तार इतनी बढ़ा दी थी कि अलकायदा के आतंकियों को सोचने तक का वक्त नहीं मिलता था। वो एक रात में 10-10 ठिकानों पर छापेमारी करते थे और इसी रफ्तार का नतीजा ये हुआ कि 2006 में अबू मुसाब अल जरकावी जैसे खतरनाक आतंकी का अंत हुआ था। डेल्टा फोर्स का ढांचा भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। इनका असली घर नॉर्थ कैरोलिना का फोर्ट ब्रैग था, जिसे अब फोर्ट लिबर्टी कहा जाता है। यहाँ एक हिस्सा है जिसे द कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ये जगह किसी किले से कम नहीं है। यहाँ का ढांचा किसी आम आर्मी यूनिट जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे कॉम्बैट एप्लीकेशन ग्रुप यानी कि CAG यानी कैग कहा जाता है। डेल्टा को मुख्य रूप से 4 ऑपरेशनल स्क्वाड्स में बांटा गया, A, B, C एंड D स्क्वाड्रन। इस स्क्वाड्रन में करीब 75 से 80 ऑपरेटर्स होते थे। ये ऑपरेटर आगे चलकर छोटी टीमों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें ट्रूप कहा जाता है। समय बदला तो डेल्टा का रूप भी बदल गया। अब डेल्टा सिर्फ हमलावर की टीम नहीं थी, इसके पास अपना एक गुप्त नेटवर्क था, यानी कि सीक्रेट नेटवर्क। इसे G स्क्वाड्रन कहा जाता था। ये लोग दुनिया भर में फैले होते हैं, जासूसी करते हैं, रेकी करते हैं और हमला करने से पहले जमीनी हकीकत की सारी जानकारी जुटाते हैं। वहीं ऑपरेटर्स को कैसे पहुंचाना है, किस रास्ते से, किस प्लेटफॉर्म से और किस तरह के खास साधन से, ये काम ई स्क्वाड्रन संभालता है। डेल्टा फोर्स के काम करने का तरीका भी बहुत सटीक है। यह अकेले काम नहीं करता। इंटेलिजेंस सपोर्ट एक्टिविटी यानी कि ISA के साथ मिलकर ये काम करता है, जिसे द एक्टिविटी भी कहा जाता है। ये सीक्रेट यूनिट दुश्मन के रेडियो सिग्नल और फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट करती है। जब सटीक लोकेशन मिल जाती है तब डेल्टा के ऑपरेटर्स हरकत में आ जाते हैं। निशाना इतना पक्का होता है कि वो बंधकों के बीच से आतंकियों को चुन चुन कर मारते हैं। डेल्टा के पास अपना खुद का बजट होता है। वे बाजार से किसी भी तरह के आधुनिक हथियार या तकनीक खरीद सकते हैं। वे अक्सर अपने हथियारों को खुद से मॉडिफाई करते हैं ताकि उनकी जरूरत के हिसाब से वो काम कर सके। डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स के बीच में अक्सर तुलना होती रहती है, मगर दोनों की संस्कृति में एक बुनियादी फर्क होता है। नेवी सील्स की चर्चा मीडिया में काफी होती है, उन पर फिल्म्स बनती है और किताबें लिखी जाती है, मगर डेल्टा एक परछाई की तरह रहना पसंद करती है। डेल्टा फोर्स इतनी सीक्रेट है कि अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर कभी इसका नाम ही नहीं लेती। इसे अक्सर द यूनिट या फिर टास्क फोर्स ग्रीन कहा जाता है। इसके ऑपरेटर्स लंबी दाढ़ी रखते हैं और आम कपड़ों में घूमते हैं ताकि वो भीड़ का हिस्सा बन सके, और वो किसी भी फौजी नियम को नहीं मानते। उनके ऑपरेटर्स कभी अपनी पहचान को उजागर नहीं करते। वे रिटायरमेंट के बाद भी गुमनाम रहते हैं। पेंटागन में उन्हें द क्वाइट प्रोफेशनल्स कहा जाता है, जो तब बुलाए जाते हैं जब सबसे इंपॉर्टेंट मिशन को पूरा करना होता है। हालिया उदाहरणों की बात करें तो अक्टूबर 2019 में सीरिया का इदलिब प्रांत था। आधी रात का वक्त था। डेल्टा फोर्स के 8 हेलीकॉप्टर्स जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे और मंजिल थी एक कंपाउंड जहां ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी छिपा था। डेल्टा के ऑपरेटर्स ने दरवाजे से घुसने की बजाय दीवार में धमाका किया और सीधे अंदर घुस गए। बगदादी भागकर एक सुरंग में घुस गया, मगर वो डेल्टा के खोजी कुत्तों और ऑपरेटर्स से बच नहीं पाया। उसने खुद को उड़ा लिया। डेल्टा ने बिना किसी शोर के दुनिया के सबसे बड़े आतंकी का कुछ इस तरीके से अंत किया। ये यूनिट आज उस जगह पर खड़ी है जहां पहुंचने का सपना कर्नल बैकविथ ने देखा था। डेल्टा फोर्स का वजूद उस मलबे से निकला था जो ईरान के रेगिस्तान में जल रहा था। उस हार ने अमेरिका को सिखाया कि जंग सिर्फ संख्या के बल पर नहीं, बल्कि सही तकनीक और तालमेल से जीती जाती है। आज डेल्टा फोर्स दुनिया की किसी भी जगह पर 24 घंटे के अंदर पहुंच सकती है, चाहे वो अफगानिस्तान की गुफाओं में आतंकियों का शिकार करना हो या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर लाने का ऑपरेशन हो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया अयान ने। मैं हूं दीपिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।